तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आए दोस्तों, आज हम हिंदी के 30 और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उनके बारे में एक एक करके समझते हैं। हमारा हिंदी का आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रविशेषण किसे कहते हैं या प्रविशेषण क्या होता है? परिमाण बोधक विशेषण को, सार्वनामिक विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण को या विशेषण के विशेषण को? तो याद रखिएगा, प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण का ही विशेषण जो होता है वह प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, प्रविशेषण क्या है? तो विशेषण के विशेषण को ही हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाल बजाना। अब आपको यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? तो गाल बजाना मतलब जो बहुत ज्यादा बड़ाई करना, बहुत ज्यादा डींग हाँकना, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे का प्रयुक्त होता है? अंगूठा चूमना मतलब प्यार जताना, आदर प्रकट करना, खुशामद करना या खुशियां मनाना। देखिए, अंगूठा चूमना ना तो प्यार से संबंधित है, ना तो आदर से संबंधित है, ना तो खुशी से संबंधित है। इसका मतलब होता है खुशामद करना, मतलब अपने काम को निकालने के लिए नहीं पीछे पीछे पड़े रहना, बहुत खुशामद करना कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। तो अंगूठा चूमने का मतलब क्या होता है? खुशामद करना। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 36 की अगर बात करते हैं तो उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? ध्यान रखिएगा, उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय शब्द के बाद। उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय शब्द के बाद। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है, एक शब्द है आपको व्यंजना, इसका क्या अर्थ होता है पूछा है? अभिधेयार्थ, विधेयार्थ, मुख्यार्थ या व्यंग्यार्थ? इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है व्यंग्यार्थ, है ना, ऑप्शन नंबर डी। व्यंजना से जो जिस शब्द का अर्थ या बोध होता है उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। 37 प्रश्न क्रमांक 37 की बात करते हैं। कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? आपसे पूछा है। देखिए, एक प्रश्न तो आपको विराम चिन्ह से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न आपको विराम चिन्ह से जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप विराम चिन्ह तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, है ना। देखिए, अर्धविराम की अगर मैं बात करूंगा तो आपने सुना होगा पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम। अर्धविराम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, बिंदु और उसके नीचे ऐसा छोटा सा कॉमा, है ना। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही है। आगे बढ़ते हैं। 34 की बात करूं, निजवाचक सर्वनाम। देखिए, आपको बेसिक क्वेश्चन पूछता है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम दोस्तों, सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एक प्रकार निजवाचक सर्वनाम भी होता है। निजवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जो लेखक स्वयं के लिए बोलता है, अपने आप की बात करेगा। जैसे इसका ट्रिक अगर बताऊं मैं निजवाचक सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम की अगर ट्रिक की बात करूं मैं, तो इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं, आपका, आप, स्वयं का। अगर इस प्रकार का अगर कोई बात करेगा, आपका, अपने लिए, स्वयं का, उसका खुद का, तो ये सारे बात, और इसमें खुद भी आ जाएगा, है ना, इसमें क्या आ जाएगा? खुद भी आ जाएगा। अगर वो इस प्रकार की बात करेगा तो वो सेंटेंस आपका निज वाचक सर्वनाम में आ जाएगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, भगवान मुझे अपना ले, आप आज अपनापन कहाँ है? देखिए, आप मिल रहा है सेकंड वाले सेंटेंस में, आप भला तो जग भला। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न है 38 नंबर की अगर बात करें, आनंद मग्न कौन सा समास है? दोस्तों, आनंद मग्न जो है आपका ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। समय एवं स्थान की बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है? देखिए, पूर्ण विराम के लिए अगर आप किताब देखते हैं तो आपको ये पूर्ण विराम होता है आपका, पर आयोग ने आपके ऑप्शन नंबर बी को इसका सही आंसर माना है। ठीक है, पूर्ण विराम को आपकी एक बिंदी से, इससे आयोग ने आपका क्या किया है? सही आंसर माना है। आप भी एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, किताब में आपको ये मिलेगा पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, लेकिन किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, लेकिन जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन क्या है? लेकिन आपके फारसी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। पूछा है, संधि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न क्रमांक 44 की बात करते हैं। ने किस कारक का विभक्ति है? ने, मैंने कल ही आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा पढ़ाया था। इसके अलावा नहीं, अगर आपने नहीं सुना है तो इसके प्रीवियस वीडियो जो हिंदी की बनी है उसमें मैंने 2 बार बताया हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा,
ठीक है, इस प्रकार से कुछ उसमें आएगा। संबंध का के की संबोधन हे भो अरे अजी, है ना, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ने किस में आएगा, पहले वाले में कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, और संप्रदान हे भो अरि अजी, है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, एक आपको शुद्ध शुद्ध सेंटेंस का भी एक प्रश्न आपको मिलेगा, जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है ना। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, आप देखिए सधन्यवाद यही लिख दिया, तो ये तो गड़बड़ लग रहा है, नहीं होगा। आपका पत्र मिला धन्यवाद, बिल्कुल यही आपका सही ऑप्शन है, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ठीक। बाकी ये दोनों भी आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है, लंगोटी में फाक खेलना। लंगोटी में फाक खेलना मतलब कि आप दरिद्र हैं फिर भी उसका आनंद ले रहे हैं, दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाक खेलना का सही अर्थ क्या होगा, दरिद्रता में भी आनंद मनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, दंत, दंतालु, मूर्धा। देखिए श बोल करके आप लोग ट्राई करिए, श, दांत का उपयोग तो हो नहीं रहा है, दांत का उपयोग तो हो नहीं रहा, तो ये कट गया। दंतालु मतलब होता है दंत प्लस तालु, ये भी उपयोग नहीं हो रहा है, मूर्धा भी उपयोग नहीं हो रहा है। श बोलेंगे तो आपके तालु का उपयोग हो रहा है ना, तो श ध्वनि कहां से निकल रही है, आपके तालु से। प्रश्न क्रमांक 46 की बात करते हैं दोस्तों, अंबर। अंबर मतलब होता है आकाश, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबर का अनेकार्थक शब्द क्या है, आकाश, और कपड़ा यहाँ पे दिया है, व्यापम ने भी सही सही माना है। अगला है दोस्तों आपका 47 की बात करूंगा, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। देखिए पहुंच भी है गया भी है, जब दो चीजें एक साथ होंगी ना तो यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। जब दो क्रियाएं एक साथ होंगी तो वह संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद। दोस्तों सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय, देखिए कहाँ है, सूर्यधन उदय, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय। प्रश्न क्रमांक 48 की बात करते हैं, आंख लगना मतलब नींद आना, ठीक है। आंख लगना मतलब होता है दोस्तों पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, हम बोलते हैं ना पढ़ते पढ़ते नींद आ गया, आंख लग गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 52 की बात करें, मूलतः प्रत्यय, मैंने अभी आपको बताया था उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद। प्रत्यय बेसिकली दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के, एक होता है आपका कृत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है। एक होता है आपका कृत प्रत्यय, एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय, और प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं, प्रश्न क्रमांक 49, सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है। देखिए आपको एक बढ़िया चीज बताऊंगा ना, हम पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। भविष्यकाल तो बहुत आसानी से होगा होगी से हम समझ जाते हैं, पर भूतकाल में जब बात आती है तो गई है, सीता स्कूल गई है, पर उस भूतकाल में भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या संभाव्य भूतकाल। देखिएगा मोस्टली आपका जो ऑप्शन रहता है ना आंसर वो आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल को ही आपका आंसर लेता है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर कोई वाक्य कुछ इस प्रकार का प्रतीत होता है कि वह हाल ही में संपन्न हुआ है, वह अभी ही गया है, उसने अभी खाना खाया है, अभी खाना खाकर वह लेटा है, खाना खाकर ही वह यहाँ से गया है, मतलब कुछ इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें ऐसा महसूस हो कि जो काम हुआ है वो अभी रिसेंटली हुआ है। तो रिसेंटली जो काम हुआ है, गया है, आया है, खाया है, कोई भी क्रिया हुई है, वह आपके आसन्न भूतकाल में ही कंप्लीट होगी। क्लियर हो गया। तो सीता स्कूल गई है, इट मीन्स ये अभी थोड़ी देर पहले की बात कर रहा है कि सीता अभी स्कूल गई है, ये आपके आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अगला है दोस्तों 53 की बात करूंगा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा आपकी 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और आपका निजवाचक, ठीक है। अब यहां पे पूछा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूंगा तो नम्रता। नम्रता यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, इससे एक भाव प्रकट हो रहा है कि माँ की ममता, नम्रता, ठीक है, विनम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। भावना, भाव मतलब भावना, ठीक है। चलिए बटन जो है दोस्तों आपका ये पदार्थ में आ जाएगा, बटन आपके पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा,
ठीक। और दक्षिण आपका दिशा है, दिशा भी आपका एक नाम है, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इस प्रकार आपका 3 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला है, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? सामान्य वर्तमान काल का है दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन काटिए। सीता, पहला है वर्षा हो रही थी मतलब तो भूतकाल होगा नहीं। दूसरा है वह कलकत्ता जाता है, जी हाँ ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पर रुकिए अभी। सीता बाजार जाती होगी दूसरी बात है। रमेश ने समाचार पढ़ा मतलब पास्ट टेंस। एक ही ऑप्शन बच रहा है, वह कलकत्ता जाता है, साधारण आपके वर्तमान काल की बात कर रहा है। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 54 नंबर। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? दोस्तों वाक्य का भेद आपका सरल वाक्य भी है, संयुक्त वाक्य भी है, मिश्र वाक्य भी है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। लेकिन कर्म नाम का कोई वाक्य आपका नहीं होता है। तो वाक्य का भेद कौन सा नहीं हो गया? कर्म वाक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 55, 56, 57 जो है ये आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ से संबंधित है, और पैराग्राफ को आप खुद पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। 56, 57, 55, 56, 57 हम 58 से पढ़ते हैं, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है? वर्ण रचना, ठीक है, वर्ण रचना, वर्तनी रचना या उपरोक्त। तो इनमें से कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है की बात करेगा? वर्ण रचना, वर्तनी रचना, इनमें से कोई नहीं। रचना इसका आंसर जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। रचना जो होता है वो लेखन कौशल से संबंधित नहीं होता है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखन कौशल का अर्थ क्या है? लेखन कौशल का अर्थ क्या है? स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना, पाठों का पढ़ना, बोलते हुए सुनना, सही सही उच्चारण करना। लेखन कौशल, लेखन कौशल की अगर मैं बात करूंगा तो स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना क्या है? लेखन का कौशल होता है। चलिए आज के सेट के अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? श्रवण कौशल, सार्थक श्रवण करना, धीरे धीरे सुनना, जोर जोर से सुनना, जल्दी जल्दी। ये तो तीनों कोई ऑप्शन देख के ही गलत लग रहा है। 60 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ए, ऑप्शन नंबर ए, सार्थक श्रवण करना। क्लियर है। तो आज के 30 प्रश्न आपको कैसे लगे? अच्छे लगे? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के अन्य वीडियोस भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो हिंदी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP के बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं। सामाजिक विज्ञान के टॉपिक वाइज वीडियोस मैं आपको डेली प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रकार की वीडियोस आपको और भी बहुत जल्द धीरे धीरे मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।